नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। आज का समय और दिन नोट कर लीजिए। आज तक के सारे वीडियोस में सबसे ऐतिहासिक वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो बनाना जैसे ही शुरू किया वैसे ही अभिषेक ने मुझसे इनके वाइफ की डिलीवरी है तो उसमें किस समय होना चाहिए ये सवाल पूछा, जिसका जवाब देना वर्जित है। गुरु शिष्य परंपरा की बात है, शिष्य कभी गुरु को जज नहीं करता, तो इसलिए आजकल ऐसे शिष्य मिलना मुश्किल है और गुरु भी मिलना मुश्किल है। मगर हम लोग सीनियर जूनियर स्टूडेंट के रिश्ते में हैं। मैं पंचांग का वीडियो बनाता हूं और दुनिया में कोई भी फिलॉसफी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे चाइना हो, चाइना वाले जो ज्योतिष का स्ट्रीम फॉलो करते हैं, जो जापान वाले करते हैं, जो मिडिल ईस्ट वाले करते हैं, जो अमेरिकन्स करते हैं, जो लैटिन अमेरिकन्स करते हैं, जो यूरोपियंस करते हैं, जो इंडिया में साउथ वाले करते हैं, नॉर्थ वाले करते हैं, बांग्लादेश वाले करते हैं, वेस्ट बंगाल वाले करते हैं, महाराष्ट्र वाले करते हैं, सारे ही लोग जिस जिस स्ट्रीम को फॉलो करते हैं भगवान को, उसमें सबसे कॉमन क्या है? कॉमन उसमें वो चीज़ है जो एक्चुअली में कॉमन है। कॉमन क्या है? आसमान में सूर्य और चंद्र की स्थिति, 9 ग्रहों की स्थिति और सूर्य के रेस्पेक्ट में सारे ग्रहों का रिलेटिव मोशन। प्राइमरीली जो पंचांग सभी स्ट्रीम के लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो लोशु ग्रिड हो न्यूमरोलॉजी का, चाहे वो फांगशुई हो, चाहे कोई भी विद्या हो, वो घूम फिर के सूर्य और चंद्र के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार ही चलते हैं। 2 बातें हैं, विश्वास और आस्था। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ कि एक बार रामायण में आता है एक प्रसंग जिसमें भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं कैलाश में और ऊपर से नीचे रामचंद्र जी और सीता जी जा रहे हैं। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखिए ये राम और सीता जा रहे हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण हैं, विष्णु जी हैं, माँ लक्ष्मी हैं। तो सीता जी ने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं कि ये राम भगवान है कि नहीं है। तो वो पार्वती माँ एक माया के तहत सीता जी के शरीर में प्रवेश कर गई और रामचंद्र जी जब चल रहे थे तो बगल में सीता जी चल रही थी। तो रामचंद्र जी ने जैसे ही नजर फेरी और सीता माँ को देखा तो उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, माथे प्रणाम, आपका स्वागत है। तो पार्वती माँ शर्मिंदा हुई और वो उनके शरीर से निकल के वापस भगवान शिव के पास जाके बगल में बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, आप मेरे बगल में अब अर्धांगिनी रूप में नहीं बैठ सकती, क्योंकि आपने किसी और की पत्नी के रूप में शरीर ले लिया है, तो इसलिए आपको पुनः तपस्या करनी पड़ेगी। तो माँ पार्वती ने फिर शरीर छोड़ा, फिर तपस्या की, इत्यादि इत्यादि आगे हुआ। जो मैं इस कहानी का तात्पर्य यह है कि विश्वास शिव हैं, शिव अविनाशी हैं, और आस्था देवी हैं जो कि चलायमान है। आस्था बदल सकती है, विश्वास नहीं बदल सकता। तो जो गुरु शिष्य परंपरा में आपके गुरु के प्रति जो आपका विश्वास है वो स्थिर होना चाहिए। ये कलयुग का एकमात्र ऐसा युग है जिसका दुर्भाग्य है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा भी दूषित है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर मेरी भी उम्र 57 साल है और मैं पूरे जीवन मैंने यही सब किया है, ज्योतिष इत्यादि तमाम गुरु धर्माधिकारियों से, लोगों से मिला हूँ। मुझे तो आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो मेरे कष्ट हर ले। आपको ऐसा कोई गुरु मिला हो जो आपके कष्ट हर ले तो उसको ही आप गुरु समझिए, अन्यथा गुरु में विश्वास होना चाहिए, आस्था नहीं। आस्था हमारे धर्म में जो आस्था है वही चलायमान है, इसीलिए कन्वर्जन होते हैं, धर्म परिवर्तन होता है इत्यादि। जो माँ और संतान का संबंध है, पिता और संतान का संबंध है, इसमें विश्वास है, और अगर विश्वास न हो कि उसमें भी शंका है और जजमेंट है तो वो आस्था है। ये बताने का तात्पर्य यह है कि सूर्य और चंद्र और हमारे 9 ग्रहों की स्थितियाँ एक विश्वास है। जो एनर्जीज हमको इफेक्ट करती हैं, ऐसा करीब करीब हर एक फिलॉसफी, हर एक माइथोलॉजी, हर एक स्कूल ऑफ थॉट ने एक्सेप्ट किया है। तिथिश्च श्रीम आपनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार आयु का निर्माण करते हैं, क्योंकि डिजायर्स, वार हमारे डिजायर्स हैं। डिजायर से ही हम कैसा जीवन जिएंगे, लंबा जिएंगे, छोटा जिएंगे, अच्छा जिएंगे, खराब जिएंगे। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र हमारे पाप बताते हैं कि क्या पाप हमने किए हैं, क्या पाप कर सकते हैं। बेसिकली लाइफस्टाइल है नक्षत्र। और योगात रोग निवारणम, योग है आकाशीय कृपा। कृपा भगवान की किस रूप में कैसे मिलेगी ये योग बताते हैं। करणात कार्य सिद्धिश्च, करण कार्य जो हम करते हैं वो उसका निर्माण करते हैं। तो आज जैसे ज़्यादातर ये सवाल लोग पूछते हैं कि डिलीवरी के समय बच्चों की क्या टाइम होना चाहिए। देखिए, ये टाइम तो मैं बता सकता हूँ, बहुत अच्छा टाइम बता सकता हूँ, मगर ये वर्जित है। कोई भी आत्मा इस पृथ्वी पर आए तो उसके
विषय में हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आधान कुंडली है, जब गर्भ धारण होता है किसी भी स्त्री का, तो जिन 72 घंटों में निर्माण होता है, वो 72 घंटे को में से कौन सा वो समय है जब बच्चे का निर्माण हुआ गर्भ में, उसको मेडिकल साइंस भी आज तक नहीं जान पाई है। मगर ज्योतिष से वो जाना जा सकता है। आधान कुंडली बनती है, जो कि मुझे आती है। आने वाले समय में मैं आपको आधान कुंडली बनाना सिखा भी दूंगा। तो इस बात का बहुत तात्पर्य नहीं है कि बच्चा कितने बजे पैदा होगा, क्योंकि जो आधान कुंडली के अनुसार डिलीवरी जिस समय होनी है उसी समय होगी। परंतु अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग जो ज्योतिष जानते हैं, कुछ योग हम निश्चित रूप से जानते हैं। तो कौतूहलवश भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए, देवी के चरणों में वंदना करते हुए, हम लोग एक सहज सा बाल स्वरूप स्वभाव के अनुरूप हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं कि किस समय डिलीवरी कराई जाए। सिजेरियन ही होता है ज़्यादातर तो आजकल, उस समय का निर्माण। तो उसमें क्या समय होगा ये आज मैं आपको पंचांग के बाद बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि भद्रा तिथि होती है। भद्रा तिथि का स्वभाव बुध देव के अनुसार होता है। भद्रा का मान तब होता है, अशुभ तब होती है, भद्रा अशुभ मानी जाती है, अशुभ तब होती है जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज हैं। इसीलिए आज के दिन तिथि की अशुभता बनी हुई है। यद्यपि ये जो तिथि की अशुभता है, तिथि अशुभ जरूर है, मगर तिथि इज नॉट द ओनली फैक्टर। ये वार के साथ इंटर रिलेटेड है। तो यही द्वितीया तिथि यदि किसी और वार को होती तो अशुभ होती, जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में है। मगर आज शुक्रवार है और द्वितीया तिथि का जो इफेक्ट प्लैनेट है वो वीनस है। शुक्र जहाँ कुंडली में है, तुला और वृषभ राशि जहाँ पे है, उसके अनुसार ये तिथि फल देती है। तो शुक्रवार को द्वितीया अमृत योग बनाती है, तो अशुभता खत्म हो गई। हाँ, द्वितीय तिथि ब्रह्मा जी की तिथि है। इसके भगवान ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर हैं। ब्रह्मा जी की जो पुत्रियां हैं उनमें से रोहिणी बहुत सुंदर है। तो द्वितीय तिथि में जन्मे लोगों की जो संतान है वो उनसे बेहतर होती है। जनरली संतान से उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, मगर ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्वभाव है। प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। मगर जो स्वभाव है उसको दिमाग में रखते हुए जीवन यापन करें तो मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। एक बात मुझे और बतानी थी कि तिथियों के जो स्वामी हैं, ये मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं आपको बताना चाह रहा था डिटेल में भी। इसको मैं किसी जूम कॉल में भी कवर करूंगा। देखिए, तिथि का एक स्वभाव है। स्वभाव 5 तरीके के हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो नंदा शुक्र, भद्रा बुध, जया मंगल, रिक्ता शनिदेव और गुरुदेव हैं पूर्णा। अब जो कारकत्व है वो 2 प्रकार से है। जिस कारकत्व को मैं हमेशा से शुरू से रेफर करता आ रहा हूँ वो भोग्य कर्म है। हर तिथि के 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाक कर्म और भोग्य कर्म। पाक कर्म मतलब जिस ग्रह में उसके कर्म छिपे हुए हैं। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पंचांग करते करते आप लोग को 1 साल हो गया हमारे साथ। तो मैंने आपसे पहले ही शुरू में कहा था, जैसे जैसे पंचांग की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे, और जाना भी चाहिए। इस दुनिया में शेर कम बचे हैं, वैसे ही मेधज एस्ट्रो में स्टूडेंट्स कम हैं, व्यूअर्स कम हैं, मगर जितने हैं सब शेर हैं। ठीक है, हम लोग डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, रियलिटी में जाएंगे। तो डीप कॉन्सेप्ट क्या है कि पाक कर्म होता है तिथि का और भोग्य कर्म होता है। स्वभाव नंदा रिक्ता के अनुसार है, मगर जो कर्म छुपे हैं, जो मैं आपको बोलता हूँ, वो भोग्य कर्म बोलता हूँ। क्यों भोग्य कर्म बोलता हूँ? क्योंकि उसके अनुसार ही वो तिथि परफॉर्म करती है। पाक कर्म वो है जो स्थिर है, जिसमें ग्रह में उसके कर्म छुपे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा का जो पाक कर्म है उसका ऑर्डर वार के अनुसार है, सीक्वेंस में। जैसे प्रतिपदा का सूर्य है, द्वितीया का चंद्रमा है, वार सीक्वेंस देखिए, संडे के बाद मंडे। तृतीया का मंगल है, चतुर्थी का बुध है, पंचमी का बृहस्पति है, गुरुदेव हैं, षष्ठी का शुक्रदेव हैं, सप्तमी के शनिदेव हैं, अष्टमी के राहु है, केतु का कोई कारकत्व तिथि का नहीं है। तो उसके बाद पुनः नवमी के सूर्यदेव हैं, 10वीं के चंद्रमा हैं, एकादशी के मंगल हैं, द्वादशी के बुध हैं, त्रयोदशी के गुरु हैं, चतुर्दशी के शुक्र हैं, पूर्णिमा या अमावस्या के शनिदेव हैं। अब ये भोग्य कर्म और पाक कर्म को समझने में, जैसे मान लीजिए आज है द्वितीया तिथि, तो आज की द्वितीया तिथि का जो पाक कर्म है वो चंद्रमा के अनुसार है। आज जिस किसी का द्वितीय तिथि में जन्म हो तो आप देखिए उसके कर्म छुपे कहाँ पे हैं, कर्मों का स्वभाव क्या है। जो नंदा भद्रा है वो रिजल्ट का स्वभाव है,
वो आपको नंदा प्रसन्नता देगी, भद्रा अशुभता देगी, सैडनेस देगी, परेशानी देगी, रिक्ता एम्प्टीनेस देगी, पूर्णा फुलफिलमेंट का एहसास देगी, जया विजय देगी। मगर जो विजय देगी वो जिस ग्रह के अनुसार है, जैसे आज द्वितीया है तो चंद्रमा में कर्म छुपे हैं। परफॉर्म कैसे करेगी? जैसे शुक्र होंगे कुंडली में, तो इसका पाक कर्म क्या है? चंद्रमा। भोग कर्म क्या है? शुक्र। तो इसे क्या समझ में है? शुक्र और चंद्र दोनों जल तत्व हैं, इमोशन है, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज है, क्रिएशन है, ऐश्वर्य है। शुक्र चंद्र की युति होती है तो ऐसा आदमी लोक पूजित होता है, मगर स्थिति अच्छी ना हो तो लोक तिरस्कृत होता है। तो ब्रह्मा जी लोग पूजित भी हैं और उनकी पूजा नहीं भी होती है। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। आगे मैं इसको अब जब बताऊंगा तो पाक कर्म और भोग कर्म दोनों ही बताऊंगा। जो भोग कर्म है वो जैसे मैंने बताया, प्रतिपदा तिथि के मंगल, फिर द्वितीया के शुक्र, तृतीया के बुध, चतुर्थी के चंद्रमा, पंचमी के सूर्य, षष्ठी के गुरु, सप्तमी के शनिदेव, अष्टमी के राहु। आप देखिए कॉमन क्या है? सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, इसमें ये कॉमन है, दोनों ही सेम है। इससे क्या समझ में आता है कि सप्तमी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या ये स्पेशल तिथियां हैं जिनका कारकत्व क्रूर संज्ञक ग्रहों को प्राप्त है, शनि और राहु। तो जो लोग सप्तमी को हो पैदा, अष्टमी को हो पैदा, पूर्णिमा को हो पैदा, अमावस्या को हो पैदा, उनका जीवन ऑटोमेटिक एक विशेष प्रकार का कठिनाई भरा परंतु अत्यधिक सफल बनता है। ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, परंतु बाद में यही लोग समाज में एक मिसाल बनते हैं। किसी ने मुझसे एक दिन पूछा था कि कुंडली देखते ही कैसे जाने कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एवरेज है। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादातर ग्रह उच्च राशि में हैं, सारे ग्रह या तो स्वराशि में हैं, कोई ग्रह शत्रु राशि में ना हो, नीचस्थ ग्रह ना हो, अस्त ग्रह ना हो, वक्री ग्रह ना हो, ये सारे उल्टे सीधे बता रहा हूँ जो योग जो लोग डराते हैं, तो ऐसा आदमी बहुत एवरेज होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन होते हैं? जिनकी कुंडली में कोई अस्त ग्रह हो, वक्री ग्रह हो, शत्रु राशि में गया हुआ ग्रह हो, जैसे शनिदेव हैं। अगर मकर राशि में है आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है, कुंभ राशि में हो बहुत सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है, मगर अगर मेष राशि में है या बुध की राशि में है या गुरु की राशि में है, ऐसे आदमी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? शुरू से इतना संघर्ष करवा देते हैं कि धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है और वो कुछ बड़ा कर जाता है। इन बातों को जरूर आप गौर कीजिएगा। इसीलिए वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, शत्रु राशि में स्थित ग्रह देखकर घबराना नहीं चाहिए। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। देखिए अब जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है तो ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। हमेशा आप देखिए कि कैसे काम करने चाहिए। ऊर्ध्वमुखी मतलब फ्यूचरिस्टिक कार्य करने चाहिए, आगे बढ़ने वाले कार्य करने चाहिए। सर्वतोभद्र के अनुसार नॉर्थ का पहला नक्षत्र है तो बाकी दिशाओं के आखिरी नक्षत्र भी एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन कौन से? अश्लेषा, श्रवण और विशाखा। तो अगर विशाखा में कोई प्लैनेट हो तो ये दिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, श्रवण में हो इक्वली इंपॉर्टेंट है, अश्लेषा में हो इक्वली इंपॉर्टेंट वो प्लैनेट आज के दिन हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? हरिहर है, जिसमें हरि भी है, हर भी है, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना आज के लिए अत्यधिक श्रेयस्कर होगा। भीष्म पितामह जी का नक्षत्र है ये धनिष्ठा। विवाह की समस्याएं आती हैं। देवता है अष्टवसु। वसु मतलब वेल्थ, अत्यधिक धनवान लोग होते हैं। मगर जैसे भीष्म पितामह जी अम्बे अम्बालिका को उठा लाए थे मगर विवाह नहीं किया था, ऐसे लोग अपने किए हुए वादे से मुकरते हैं और यही इनके जीवन में इनके कष्ट का कारण बनता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन आप देखिए कि क्या आपने कोई वादा तोड़ा है, वादा नहीं निभाया है। अगर नहीं निभाया है तो उसको निभाइए। योगात रोग निवारणम, योग है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग रोहिणी नक्षत्र में होता है। शुभ योग है, शुक्र इसके स्वामी है। शुक्रदेव वर्तमान में सिंह राशि में है मगर कन्या राशि की तरफ जा रहे हैं, आखिरी डिग्रीज में है और शुक्रदेव कन्या राशि में जाने वाले हैं। मतलब अब कन्या राशि देखिए क्या है। देखिए कोई ग्रह किसी राशि में है अगर तो जिस तरफ जा रहा है वो उस ग्रह में होने से भी ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। जैसे सिंह राशि में शुरू में है तो सिंह के अनुसार फल देगा, मगर जैसे जैसे आप हैं, आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, अपनी मनपसंद मूवी देखने जा रहे हैं, तो आपका मूड कैसा है? बहुत अच्छा है ना। आप खुशी खुशी जा रहे हैं, गाते बजाते जा रहे हैं, उस समय किसी गलती होगी तो माफ़ भी कर देंगे। वैसे ही ग्रह भी हैं। मगर अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी शव यात्रा में जाने वाले हैं, तो आपका मूड कैसा है? या कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं
जिससे आपको मजबूरी में मिलना पड़ रहा है और मालूम है कि आपकी मीटिंग अच्छी नहीं होगी, तो मन कैसा होगा? उदास होगा। तो इसको बोलते हैं ग्रह उच्चाभिलाषी है या नीचाभिलाषी है। तो ये शुक्र आज के दिन नीचाभिलाषी हैं, मतलब कन्या में जाने वाले हैं और योग के स्वामी हैं। देखिए, जब भी ग्रह नीचस्थ हो जाए तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब योग प्राप्त करने के लिए आपको स्त्रियों की सेवा करनी होगी या स्त्रियों का सम्मान करना होगा या किसी स्त्री की मदद करनी होगी। मैंने स्त्री क्यों बोला? क्योंकि सौभाग्य योग के स्वामी शुक्रदेव हैं। सेवा क्यों करनी पड़ेगी, डिफेंसिव क्यों करना बोला मैंने? क्योंकि नीचाभिलाषी है। शुक्र स्त्री का सिग्निफिकेटर है, ठीक है ना। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल करण, तैतिल करण के स्वामी बुध होते हैं, तत्पश्चात गरुड़ करण जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। चलिए हम लोग आज चलते हैं पंचांग के उस यात्रा पे जिस यात्रा में हम लोग बच्चों के पैदा होने के समय का निर्धारण, समय तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं बताऊंगा, मगर मैं आपको दिन बताने का रास्ता बता देता हूँ कैसे निकाला जाए, तो भी आने वाले बच्चे के साथ आप बहुत कुछ निगेटिविटी कम कर सकते हैं। सबसे पहला और फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, और मुझे लगता है दिस इज द ओनली वन थिंग विच इफ यू कंप्लाई, आप उस बच्चे के आने पे बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। वो है क्या? एक योग ऐसा है जो सारे दोषों को हर ले, चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि। पंचांग के ऐसे सारे दोष हर लेने की ताकत अगर किसी में है तो वो है यदि चंद्रमा पे गुरु, शुक्र, बुध तीनों की दृष्टि हो जाए। तीनों मतलब शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए। इसमें से भी अगर गुरु की दृष्टि अकेले भी है तो भी 90% पंचांग के दोष हर लेते हैं गुरुदेव। तो मान लीजिए किसी की डिलीवरी 3 तारीख को होनी है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ये वर्जित है, मगर हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं। तो 3 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है, गुरुदेव कर्क राशि में है। कर्क से गुरुदेव की तीसरी दृष्टि नवम भाव पे चंद्रमा पे पड़ रही है। तो इसका मतलब इस दिन जो भी जात बच्चा पैदा होगा गजकेसरी योग का स्वामी होगा। और गजकेसरी योग में सबसे बड़ी बात क्या होती है? हर अगला दिन पिछले से या तो बेहतर होगा या सेम होगा, बुरा नहीं हो सकता। और धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आखिरी बीतता जाएगा उसका जीवन बेहतर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से गुरु नवम है, नवम भाव अपोकिलम भाव है जो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ के को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि हो या शुक्र की हो या बुध की हो, और तीनों की हो गई तो बहुत अच्छी है। अब 3 तारीख को क्या है? शुक्र किस राशि में है देख लिया जाए। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 3 तारीख का चंद्रमा शुक्र कन्या राशि में है। तो कोई भी ज्योतिष क्या कहेगा जनरली? ओहो हो, शुक्र नीचस्थ हो गए। तो नीचस्थ ग्रह तो अच्छा नहीं होता है। एक श्लोक है, तस्मिन उच्चय नीचय वा श्रीमंता। ऋषि कहते हैं कि उसके जिसके, तस्मिन मतलब उस जातक के जिसके उच्च हो ग्रह या नीच हो वो श्रीमंत होता है, अर्थात प्रसिद्ध, मानी, धनी होता है। शुक्र या तो मीन में उच्च के होते हैं, मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीचस्थ हैं, तो शुक्र कन्या में अच्छा फल देंगे। और पंचांग का वो एक दोष, और भी गुरु की दृष्टि तो है ही इस दिन, शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र सीधा सीधा मीन राशि को देख रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया? गुरु से भी दृष्ट हो गए और शुक्र से भी दृष्ट हो गए। अब तीसरा शुभ ग्रह क्या है? बुध है। तो बुध कहाँ है उस दिन? बुध है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में, तो क्या मिथुन राशि से बुध की दृष्टि है? चंद्रमा पे केंद्र में है, आप कहेंगे दृष्टि नहीं है। अब यहां से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसीलिए मैंने कहा था आज का वीडियो सेव करके रखिएगा, इसमें बड़ी गहरी बातें बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट बात, दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक तो राशि दृष्टि, एक ग्रह दृष्टि। राशि क्या है? मैंने पहले बताया था, भाव हमारी टेंडेंसी है, हमारा इंटरेक्शन टू द वर्ल्ड है, टू द इंटरेक्शन टू दैट पर्टिकुलर हाउस। जैसे 7th हाउस क्या है? आपका, आपकी पत्नी या पति के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी वो राशि लॉर्ड बताएगा। राशि लॉर्ड मतलब रिसोर्स है। तो राशि दृष्टि, चर राशि में बैठा ग्रह स्थिर को देखता है और स्थिर राशि में बैठा ग्रह चर को देखता है, और द्विस्वभाव में बैठा ग्रह द्विस्वभाव राशि को ही देखता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। एक्सेप्शन ये है कि चर राशि में बैठा ग्रह अगल बगल के, मतलब एक हाउस पहले और एक हाउस बाद वाले पे दृष्टि नहीं डालता। आप ज्योतिष के बहुत टेक्स्ट में दोनों का अंतर आप देखेंगे, ये ग्रहों की दृष्टि देखेंगे। मैंने भी बहुत साल तक ढूंढा था कि अंतर क्या है दोनों में, राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि में। प्लैनेट क्या है? एक्टर है। एक्टर क्या होता है?
राशि स्थिर है, मगर जो प्लेनेट है वो मूव करता रहता है, राशि तो नहीं मूव करती है। तो एक्टर क्या होता है, एक्टर जब स्टेज पे आता है तब परफॉर्म करता है। तो जो ग्रह दृष्टि है वो महादशा, अंतरदशा, जब उस ग्रह का एक्टिवेशन हो, उस साल का एक्टिवेशन हो, तब एक काम करती है। और राशि दृष्टि परमानेंट काम करती है। जिस समय जातक पैदा हुआ और जब उसकी मृत्यु होगी, इस बीच में पूरे टाइम राशि दृष्टि काम करती है। तो इस दिन 3 तारीख को चंद्रमा जब यहाँ पे हैं तो बुध मिथुन राशि में है, और राशि चूंकि द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव से चंद्रमा को देख रहे हैं। तो क्या हो गया, ये चंद्रमा ग्रह दृष्टि से गुरु से दृष्ट है, और राशि दृष्टि से बुध से दृष्ट है, और ग्रह और राशि दोनों ही दृष्टियों से शुक्र से दृष्ट है। निश्चित रूप से इस दिन पैदा हुआ जातक राजा होगा, दीर्घायु होगा। इसके पैदा होते ही घर में समस्याओं का अंत शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। गुरु और चंद्र गज केसरी, ग्रोथ, शुक्र और चंद्र फेमस, ऐश्वर्य युक्त, बुध और चंद्र वेरी गुड एनालिटिकल पावर। ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, कई बार सुनिएगा। तो बच्चा पैदा होने में आप इन पहले तो 3 दृष्टियों को देख लीजिए। देखिए, राशि दृष्टि परमानेंट रहेगी। जैसे गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है तो वो अच्छा फल तब देगी जब गुरु की महादशा हो, अंतरदशा हो, एक्टिवेशन ईयर हो इत्यादि। शुक्र और बुध से परमानेंट दृष्टि रहेगी, और शुक्र से तो ग्रह दृष्टि भी रहेगी। तो हमने सीखा ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि। राशि दृष्टि में चर राशि में बैठा ग्रह स्थिर राशि को देखता है, स्थिर राशि में बैठा ग्रह चर राशि को देखता है, द्विस्वभाव राशि में बैठा ग्रह सारे ही द्विस्वभाव को देखता है, और स्थिर में जो बैठा ग्रह है वो अगल बगल के राशियों को नहीं देखता है। जैसे मेष में कोई प्लैनेट है तो मेष के बाद वृषभ है, स्थिर हुआ, वहां नहीं देखेगा, फिर इसके बाद सिंह पे देखेगा। क्यों? क्योंकि मेष के बाद वृषभ, फिर मिथुन द्विस्वभाव हो गई, और फिर कर्क, फिर चर हो गई, चर से चर पर नहीं देखेगा, फिर स्थिर जो होगी वहां देखेगा। तो मेष राशि में बैठा ग्रह वृषभ छोड़ के स्थिर में सब जगह देखेगा, कुंभ में देखेगा, वृश्चिक में देखेगा और सिंह में देखेगा। वृषभ राशि में बैठा ग्रह चर में यहाँ नहीं देखेगा, चर मकर को देखेगा क्योंकि स्थिर है ना वृषभ में, तो मकर को देखेगा, तुला को देखेगा और कर्क को देखेगा। धनु राशि में बैठा ग्रह चारों द्विस्वभाव को देखेगा, मीन, मिथुन और कन्या। इस प्रकार से आपको दृष्टियां देख लेनी चाहिए। फिर क्या देखना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी ने कभी किसी को बताया होगा यूट्यूब पे, पर्सनल क्लास में बताया हो तो अलग बात है, जो मैं समझता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे सोमवार है, उस दिन अगर आपको दिन चुनना है तो वार, ये गजकेसरी देखिए, चंद्रमा पे दृष्टि देखिए और वार का सिलेक्शन करिए, उस वार का जिसमें मैक्सिमम ग्रह सर्वार सिद्धि वाले नक्षत्र में हो। जैसे अब सोमवार है तो सोमवार को श्रवण में कोई ग्रह हो तो सर्वार सिद्धि होता है, रोहिणी में हो तो सर्वार सिद्धि होता है, मृगशिरा में, पुष्य में, अनुराधा में। तो देखिए, मृगशिरा में तो 3 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, मृगशिरा में तो मंगल है, सर्वार सिद्धि बना रहे मंगल, क्योंकि सोमवार को जन्म हो रहा है। गुरु और सूर्य पुष्य में है, ये भी सर्वार सिद्धि बना रहे हैं। खराब योग क्या बन रहा है वो भी देखिए, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत। तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत में थैंकफुली कोई ग्रह नहीं है, सर्वतोभद्र के अनुसार एक्टिवेट होगा, मगर अगर कोई ग्रह ही नहीं उस दिन तो उस एक्टिवेशन में भी कोई ग्रह नहीं आएगा। तो ये समय कैसे बचाएं, आ जाइए नेक्स्ट पे, 2 घटी मुहूर्त पे। 2 घटी मुहूर्त का सीक्वेंस क्या है? 2 घटी मुहूर्त पहले तो क्या है, मैं रिवाइज कर दूं, 24 घंटे को 30 हिस्से में बांट लीजिए, करीब 48 मिनट 45 मिनट आता है। 15 मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक और 15 मुहूर्त सूर्यास्त से सूर्योदय तक। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कौन कौन से हैं? सूर्योदय होते ही पहला 48 मिनट आर्द्रा, फिर दूसरा आश्लेषा, फिर अनुराधा, फिर मघा, फिर धनिष्ठा, फिर पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, फिर अभिजीत। अब अभिजीत इस दिन काण योग बना रहा है, तो अभिजीत में बच्चा पैदा ना हो तो अच्छा है। फिर पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये भी आपको उत्पात और मृत्यु बना रहे हैं। तो अब अभिजीत वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर सोमवार को अभिजीत नहीं अच्छा है, तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा हो गया। उसके बाद अभिजीत के बाद आए रोहिणी, ज्येष्ठा, विशाखा, फिर मूल, फिर शतभिषा, फिर उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, फिर से आर्द्रा। अब सूर्यास्त से फिर आर्द्रा शुरू हुआ, उसके बाद आर्द्रा के बाद पूर्वा भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका। यहाँ पे रोहिणी नहीं आएगा, अभिजीत आ जाएगा, फिर रोहिणी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सूर्योदय से पहले जस्ट पहले आएगा स्वाति, उसके पहले चित्रा, उसके पहले हस्त, फिर उसके पहले श्रवण, फिर पुष्य, उसके पहले, इस तरीके से आप वो सीक्वेंस देखते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसमें ये समझिए कि जिस वार को बच्चे का जन्म हो, ये 2 घटी मुहूर्त में भी
वो समय अवॉइड कर लीजिए जहाँ पे उत्पात, मृत्यु और वो बन रहा है, और वो समय चुनिए जो सर्वार्थ सिद्धि बना रहे हैं। अब जैसे 2 घटी मुहूर्त में सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा। तो श्रवण कब पड़ेगा? सुबह सुबह के टाइम पड़ेगा करीब, क्योंकि श्रवण के ठीक बाद में ही आपका हस्त आएगा, फिर चित्रा आएगा। तो सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले एग्जैक्ट टाइम देख लीजिएगा। रोहिणी कब है? देखिए 30 डिवीजन नक्षत्रों में है, नक्षत्र 27 है, एक अभिजीत हो गया 28, रोहिणी 2 बार आया और आर्द्रा 2 बार आया, तो 30 हो गए, ठीक है ना। तो अब दिन समय चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? मैं समय बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं। श्रवण का समय देख लीजिए भोर के टाइम का, रोहिणी का समय देख लीजिए। अब रोहिणी 2 बार आया है, एक बार दिन में अभिजीत के बाद, एक बार रात में मिडनाइट 12 बजे के आसपास। रात वाला अति निश्चित है, वो अच्छा नहीं होता, तो दिन वाला चुन लीजिए। मृगशिरा चुन लीजिए जो रात के टाइम आएगा। पुष्य चुन लीजिए, पुष्य वही 1-2 बजे के आसपास। अनुराधा चुन लीजिए, अनुराधा तो बेस्ट है, अनुराधा हरे सब बाधा। अनुराधा का समय कब होता है? सूर्योदय आर्द्रा, अश्लेषा, अनुराधा और फिर मघा। तो अनुराधा करीब 7:15 बजे के आसपास है। तो बेस्ट टाइम कौन सा होगा? 7:15 से 8 बजे वाला, या श्रवण, या इसी प्रकार से आप जोड़ लीजिए। तो मैंने कैसे समराइज किया? चंद्रमा पे गुरु, शुक्र, बुध की दृष्टि हो ऐसा दिन चुनिए। मुहूर्त में वार वो चुनिए जिसमें मैक्सिमम गोचर वाले ग्रह सर्वार्थ सिद्धि में हो, और समय वो चुनिए जो वो नक्षत्र उस दिन अच्छा मुहूर्त बना रहे हैं। तो 3 तारीख को जो जातक पैदा होगा उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा निकला? जो 2 घटी मुहूर्त में अनुराधा का समय हो, रोहिणी का समय हो, मृगशिरा तो रात हो जाएगी, पुष्य का हो तो बहुत ही अच्छा है। अब लग्न कौन सा चुनेंगे? भाई लग्न के भी नक्षत्र होते हैं। मकर हो उसमें श्रवण हो जाए, रोहिणी है तो वृषभ में है, मृगशिरा है तो वृषभ और मिथुन में, पुष्य है तो कर्क में है, अनुराधा है तो वृश्चिक है। अब आपको 2 घटी मुहूर्त का और लग्न सारणी का ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो गुरु शिष्य परंपरा की है वो चीज़ नहीं बताई, मगर मैंने आपको ये सिखा दिया कि उत्तम समय का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि देखिए तिथि क्या होगी भाई, तिथि में मैं ये नहीं कह सकता कि रिक्ता ना हो, क्योंकि चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी रिक्ता तिथियों पे जन्मे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जीवन में एक अभाव होता है उनके, तो एक क्या सैकड़ों अभाव सबके होते हैं, ये तो कहने की बात है। हाँ, यही कठिनाई से प्राप्त होता है उनको वो समय। तो आज का पंचांग पूरा हुआ। घात आप जोड़ ही लेंगे। वेद देखिए, घात, वेद, बाधक, आरूढ़। देखिए एक मुझे ब्रूसली को मैंने बहुत पढ़ा है। ब्रूसली ने कहा था कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ द पर्सन हु नोज 10,000 ट्रिक्स, बट आई एम सर्टेनली स्केयर्ड ऑफ द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 ट्रिक 10,000 टाइम्स। बहुत सारे ज्योतिषों को मैंने देखा है, कोई ज्योतिष बाधक थ्योरी से ही पूरी कुंडली बता देते हैं, कोई ज्योतिष आरूढ़ थ्योरी से ही सारी कुंडली बता देते हैं, कोई ज्योतिष मेरे जैसा पंचांग से ही सब कुछ बता देगा। पढ़ा मैंने, केपी भी है, न्यूमोलॉजी भी है, ठीक है ना, जेमिनी भी पढ़ा है मैंने। विवाह अच्छा हो खराब हो कैसे जाने, ये भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा। सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई में आगे सीखते चले जाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तिथि देखने में, जैसे आज द्वितीय तिथि धनु और मीन राशि दग्ध होती है, धनु और मीन में कोई वक्री ग्रह है नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, अब जो बच्चा पैदा हो रहा है 3 तारीख को, उसको भी हम लोग एक बार आप असेस कर ही लीजिए, क्यों उसको हम लोग छोड़ा जाए। मतलब ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप ये नहीं कि 3 तारीख ही कोई गुरुजी ने बताया था। अब गुरुजी तो वैसे मैं हूँ भी नहीं, गुरुजी सुन के मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है, क्योंकि मैं किसी के भी कष्ट हरने में सक्षम नहीं हूँ। मैं भी इस चक्कर में बहुत साल तक भटका हूँ कि कोई गुरु मिल जाए और सारे बस जादू दिखाए और वो हो जाए। सबसे बड़े तो गुरु भगवान कृष्ण ही थे अर्जुन के। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन से कहा कि तुम अर्जुन जाके आराम करो, तुम्हारे दुश्मनों को मार दूंगा मैं। नहीं, उन्होंने कहा युद्ध करो। तो अगर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, तो फिर कौन सा गुरु हमको मिलेगा बताइए आप। तो ये महीना कौन सा है? ये महीना है आषाढ़ महीना। इसमें मिथुन राशि दग्ध है, क्या बात है। और आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, ये 2 नक्षत्र शून्य है। शून्य खराब नहीं होता है, शून्य बिल्कुल भी खराब मत समझिएगा। शून्य मतलब उस राशि के आसपास वो नक्षत्र प्रोमिनेंट होगा। अब 3 अगस्त को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तो सर्वतोभद्र के अनुसार तो फिर पूर्वाषाढ़ा, हस्त और आर्द्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा। मिथुन राशि शून्य है। शून्य राशि में कोई ग्रह हो वक्री तो वो राजयोग देता है। तो अब इस दिन एक और आप एडिशन कर लीजिए, क्योंकि शून्य राशि है, वक्री ग्रह उसमें राजयोग देता है, तो कोशिश करिए और उसका प्रभाव थोड़ा सा प्रोमिनेंस रहती है उसमें। तो कोई वक्री ग्रह होता तो बहुत अच्छी बात थी, वक्री ग्रह नहीं है, मगर शनिदेव वक्री है मीन राशि में।
तो मीन राशि से दृष्टि उनकी परमानेंट मिथुन पे पड़ रही है, तो क्या करिए, मिथुन राशि 6, 8 या 12 में आए तो लग्न कौन सा बेस्ट होगा? मकर बेस्ट होगा। अब आप देख लीजिए किस राशि से मिथुन राशि 6, 8, 12 में आ रही है। 8वीं में कहाँ से आएगी? वृश्चिक से। वृश्चिक बहुत अच्छा हो जाएगा उस दिन के लिए। अब वृश्चिक में अनुराधा है नक्षत्र, 2 घटी में हमने देखा था, तो अनुराधा वाला टाइम लॉक कर दीजिए। और वृश्चिक कहाँ से 12 में आएगी? कर्क से। तो कर्क मतलब दोनों ही तीनों जल तत्व राशियां बेस्ट हो गई, क्योंकि शनिदेव वक्री की शनि की दृष्टि है, राशि दृष्टि है, परमानेंट उसको जातक को सपोर्ट रहेगा शनिदेव का। शनिदेव मेहनत करेंगे, लात मारेंगे, सिखाएंगे, रुलाएंगे, बाद में फिर राजयोग दे देंगे। घर से बाहर निकलने से पहले शुक्रवार का दिन है तो दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।